अच्छा सर, सो फार हमने अब तक कुछ मल्टीपल टॉपिक्स कवर किए जिसमें आप क्या लें, इंटरनल कंट्रोल हो गया, सब्सटेंटिव हो गए, फिर हमने ऑल टुगेदर उसमें कुछ सैम्पलिंग की चीज़ें भी टेस्ट की। फिर मैंने उन्हीं सवालात के अंदर कुछ सवालात में ये रखा था कि जिसमें आपकी मटीरियलिटी की कंसिडरेशन थी, फिर एनालिटिकल पे आए और हमने लास्टली कोड ऑफ एथिक्स ख़त्म किया था। तो मतलब सो फार अब तक इतना हम कर चुके हैं। आपने कहा था कि सर रिपोर्टिंग भी कराते हैं, तो हमने कहा चलो सही है भाई, रिपोर्टिंग भी शुरू कर लेते हैं। बट आप ये मुझे बताएं, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, क्या हम अपने हिसाब से स्लो स्लो खेलें, टुक टुक खेलें, या फिर वैसे ही जैसे मैं चला रहा हूँ, जैसे चला रहा हूँ? पक्की बात है, चलें ओके। तो सर हम ज़रा इसको अपने हिसाब से अपने लेवल पे करते हैं। तो ये सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो हमारे लेवल का ही है, क्योंकि आपने खुद इसको चुना है कि आप ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल करेंगे, टीओसी की भी और प्रैक्टिस। चलें, ये एक रिपोर्टिंग का सवाल है आपके सामने, सही है। इसकी खाली आप रिक्वायरमेंट देख लें। कमेंट on the appropriateness of the drafted basis for opinion and opinion paragraph। तो आपके सामने ये सिचुएशन है, ज़रा इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आई थिंक क्लियरली विजिबल है। चलें, ग्रुप पे सवाल भेज दें। अच्छा, मैंने वैसे इसको फेसबुक पे पोस्ट कर दिया है। हम ग्रुप पे भी भेज देते हैं इसको वापस। रिक्वायरमेंट दिखा दें भाई। रिक्वायरमेंट ये है कि कमेंट करना है आपने अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ड्राफ्टेड बेसिस फॉर ओपिनियन एंड ओपिनियन पैराग्राफ। मैं अब जितने भी आगे रिपोर्ट के सेशंस लूंगा, ट्रस्ट मी, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा रिपोर्ट रिवाइज हो जाए। हर एक एक्सपेक्ट उसका एलिमेंट आपका टेस्ट हो रहा होगा। बस सही, अब सही हो जाएगा रिपोर्ट। विदाउट डिस्कशन। आई अप्रिशिएट जो यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं वो ग्रुप के बजाय वहाँ पे लिखें फेसबुक पे जाके। जो भी इश्यूज आपको नज़र आते हैं। अच्छा, बाय द वे ये 15 मार्क्स का सवाल है, क्योंकि रिपोर्ट की ग्रेड कितनी है? 15 मार्क्स। तो मैंने कोशिश ये किया है कि जो भी एक्सपेक्ट्स टच हो सकते हैं वो 15 नंबर तक के मैंने इसमें रखे हैं। जो भी आपकी रिजर्वेशंस हैं, ऑब्जेक्शंस हैं या सही है, वो आप लिखेंगे आंसर में अपने।
चलो मुस्तफ़ा, आगे और चीज़ें क्या हैं? अच्छा, आपको पता है ना गेम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी गेम हो सकती है सवाल में, तो आप ऊपर सिचुएशन ज़रा अच्छे से पढ़ें। हाँ भाई, जल्दी जल्दी लिख के जल्दी जल्दी बताना है कि क्या इश्यूज़ हैं। चलिए रिक्वायरमेंट शो करवाइएगा प्लीज़। अच्छा भाई, रिक्वायरमेंट ये है कि कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ड्राफ्टेड बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड ओपिनियन पैराग्राफ। Very good, Kashan. Very well tried, but there's something else as well. मनाइल कह रही हैं कि ओपिनियन पैरा में आएगा वी हैव ऑडिटेड, तो ये क्यों नहीं लिखते वी हैव ऑडिटेड? सर डिस्क्लेमर है तो हमने ऑडिट ही नहीं किया, ऐसा है ना? चलिए एमन, अ वेरी गुड ट्राई। हसन, वेरी गुड ट्राई, पर देयर इज समथिंग एल्स एज वेल। कुछ भी हो सकता है असील। ओके आयशा, आप भेजें। हाँ जी,
सब पे ना, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ओपिनियन की भी तो बात कर रहा है ना। इस सिचुएशन में ओपिनियन क्या बनता है, और बनता है तो यही लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, सही है। शेख साहब वेरी गुड ट्राई। वेरी गुड वलीद, तुमने अच्छा लिखा है वाला यार। वलीद ने बहुत प्यार लिखा, मतलब एक एक इशू को बयान किया कि भाई इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। वेरी गुड। अच्छा वैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, अगर हम बेसिस फॉर ओपिनियन की बात करते हैं तो उसमें ये लिखते हैं ना, वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, पर आप लिखेंगे क्यों? अच्छा मैंने इसकी समरी भी भेजी थी, आपको याद हो, इसकी समरी पीडीएफ में भी भेजी थी और मैंने लेक्चर भी लगाया था इसका कि कब क्या होगा तो रिपोर्ट में क्या चेंजेस आएंगे। आप कहते हैं तो आज वापस भेज दूंगा, पर वो मैंने भेजी हुई है जिसके अंदर स्पेसिफिकली है कि रेड किया हुआ उसको मैंने, अगर ये ओपिनियन आएगा, ये हिसाब किताब होगा तो ये चेंजेस रिपोर्ट में आएंगे, है ना। तो वो बड़ी आपकी काम की चीज़ है, वो आपको हेल्प करेगी ऐसे सवालात को हैंडल करने में। वो आज वापस से भेज दूंगा अलॉन्ग विद द वीडियो एज वेल। आज समझी वापस भेज दें, अभी जागे ना ये इस जलालत के बाद। हाँ जी बाकी बच्चे, सही है हफ्सा, आपने यहाँ तक तो सही है। इसके बाद अच्छा ये कितने लोगों ने पिक किया? अभी मॉस का मैं आंसर रीड कर रहा हूँ, तो मॉस कह रहे हैं कि सर ये लिखना गलत है, वी आर वरीड, ऐसे कोई अल्फाज हम नहीं लिख सकते कि मैं परेशान हूँ, ये अनप्रोफेशनल वर्ड्स हैं। आपने आइजा 705 के सजेस्टेड अल्फाजों को यूज़ करना है, तो इसके सजेस्टेड अल्फाज क्या हैं? हाँ भाई बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखा हुआ है ना वी आर वरीड। अच्छा तो बेसिस फॉर ओपिनियन में जब आप कह रहे हैं कि भाई ये बुनियाद हैं, तो आप ये बोलते हैं ना बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन, तो आप बताते हैं ना कि एक तो वो तो ये हो गया कि भाई ऊपर वाली ओपिनियन वाली बात, जब ओपिनियन शुरू करते हैं तो वी वर एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ये, फिर वहां से शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन, वी वर अनएबल टू फॉर्म एनी ओपिनियन, वो जो उसके अल्फाज हैं। फिर जब आप नीचे आते हैं तो आप वहां पे लिख रहे होते हैं वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा, पर क्या वो लिखेंगे या चेंज हो जाएगा? क्या चेंज होगा? वी वर एंगेज टू ऑडिट, क्लियर है? तो फिर वो सारी बातें आएंगी, फिर आप बताएंगे कि मसला क्या था, स्कोप लिमिटेशन को बयान किया जाता है। ये बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या कर रहा है? वी हैव बीन अनएबल टू वेरीफाई एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अमाउंट कैपिटलाइज्ड। आप इसमें क्वांटिफिकेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन इन द सेंस कि IAS 38 का रेफरेंस देंगे, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आइजा 705 की निकल के आती हैं। यानी जब आप बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे तो बेसिस फॉर की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिस यानी ये बुनियाद है जिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर कर रहा हूँ, ये बुनियाद है जिस पे मैं ओपिनियन को उड़ाता हूँ। वो बुनियाद में आपने बताना है कि IAS 38 कहता क्या है और होना क्या चाहिए और स्कोप लिमिटेशन का नेचर क्या है, वो सारी बातें हमें देखनी है, सही है। तो अभी it is not appropriate for the auditor should have written that we were unable to obtain evidence on the financial statement. It is also written that we are unable to obtain
फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर विच इज लेड टू द डिस्क्लेमर, ये भी गलत है, सही है। पॉसिबल इफेक्ट्स होते हैं ना, तो तभी तो कह रहे हैं पॉसिबल इफेक्ट्स। हम इफेक्ट्स नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं, पॉसिबल इफेक्ट्स। तो हम तो लिखते भी यही हैं कि द पॉसिबल इफेक्ट्स वुड हैव बीन मटीरियल, सही है, तो यही होता है। अच्छा ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा महक लिखती हैं यहाँ पे कि प्लेसमेंट ऑफ ओपिनियन शुड बी अबव द बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, चलो ये तो बिल्कुल सही है। In opinion section, it should be stated that because of the significance of the matter described in basis or disclaimer। अच्छा अगर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे जिस बच्चे ने डिस्क्लेमर की बात की है ना, यहाँ पे क्वालिफाइड भी हो सकता है, क्योंकि देखो वो सिर्फ वो मटेरियल है, वो परवेजिव नहीं है। यस तो इट इज़ मटेरियल बट नॉट परवेजिव। बट इसमें फिर आपने दूसरी बात ये करनी है, अगर ये एडजस्टमेंट मैं करवा दूं तो वो प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो जाएगा, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि वो परवेजिव इंपैक्ट रखता है, क्योंकि मतलब सही है कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट है, बट ऐसा इवेंट है कि वो, हालांकि आप उस पर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी परवेजिव। डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ कि आप खुद देख लो यार निकाल के, जो मिस स्टेटमेंट है कितने की है, जिस पे एविडेंस नहीं मिल रहा, देख लो यहाँ पे मिस स्टेटमेंट कितने की आ रही है, 4.4। अच्छा और अगर मैं 4.4 को सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ, 4.4 को डिवाइड कर दूँ अपने पीबीडी से तो 142% आ रहा है, तो यानी हम ये कह रहे हैं कि भाई ये मेरे पीबीडी का कोई 142% है। और एसेट का कितना है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, और एसेट्स का कितना है। अच्छा वैसे अगर हम देखें, प्लीज सुनिएगा, वैसे अगर हम देखें तो वैसे स्कोप लिमिटेशन पर मैनेजमेंट है ना सर ज्यादा रिस्क होगा, परवेजिव नहीं होगा। नहीं, ये किसने कह दिया कि स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट होता है तो हमेशा परवेजिव होगा, ये तो नहीं होता। ये तो हालात वाकयात की बात होती है कि उस हालात वाकयात में डू यू कंसिडर दिस स्कोप लिमिटेशन टू बी ऑफ परवेजिव नेचर, और परवेजिव की अपनी एक डेफिनेशन है कि पहले तो नॉट कन्फाइंड हुआ, इवन इफ सो कन्फाइंड। अच्छा अब सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट तो नहीं है, बट प्रॉफिट का 142% है, यानी इसका मतलब यह है कि वो इसको ऑल टुगेदर लॉस में तब्दील कर देगा। तो ये प्ली ली जा सकती है कि दिस इज परवेजिव फॉर यूजर्स। आपके सामने की बात है यार, आप खुद देख लो। वैसे मैं हो सकता है सेल्स का देखूं, एक्सपेंस का देखूं, बट ये प्रॉफिट का भी देखो, हमने ये भी सीखा हुआ है कि प्रॉफिट का अगर 14% भी होता था, 20% भी होता था, हम कहते थे नहीं परवेजिव। अबे भाई ये कितना परसेंट है, 142%। तो 142% का मतलब समझते हो कि पूरा प्रॉफिट खा जाएगा। तो ये डिस्कशन इसमें दरकार थी। क्यों, तो ड्राफ्ट है ना, तो क्या सही करके मिस स्टेटमेंट्स देखोगे या जो ड्राफ्ट है उस पर देखोगे? तो बेटा अभी यहाँ पे कहा जा रहा है ये कि अगर ये प्रॉफिट है वो सही नहीं कर रहा, तो सही करके फिर डिवाइड करोगे तो आंसर तो वही आ जाएगा ना। आपको तो बेंचमार्क वो चाहिए होता है जो अभी आपको ड्राफ्ट दिया हुआ है। ऐसा तो तुम बोलोगे, ऐसा तुम्हारी मटेरियलिटी क्या होगी, तुम बोलोगे भाई मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ये गलती सही कर लेते तो प्रॉफिट ये होता, फिर उस पर निकालूंगा। बेंचमार्क तो एक सेट होगा ना कि भाई ये बेंचमार्क है। अब इसमें अच्छा हाँ, अब जो वो करेक्शन करता रहेगा उस पर तुम देखते हो कि अगर उसने करेक्शन कर ली एक्चुअल करने के बाद, फिर मेरी जो अमाउंट आती है मटेरियलिटी की वो क्या आती है। इसने तो करेक्शन की नहीं है ना, तो मैं कह रहा हूं ये अमाउंट है जो यूजर का फोकस है, इसका 5% यूजर बर्दाश्त। अच्छा वैसे इसका 5% कितना आता है, 0.15, बस 0.155 मिलियन की आ रही है आपकी मटीरियलिटी। तो वो कितना है
4.4 मिलियन वे अबव देन द मटीरियलिटी, क्योंकि भाई वो 5% है, वो 142% है। और अगेन ये इसको इन इट्स इंटायरिटी कन्वर्ट कर देगा किसमें, लॉस में। सही है, इवन इफ सो कन्फाइंड, पर इसका इंपैक्ट बहुत ह्यूज है। डेफिनेशन में था इवन इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट्स द मटेरियल पोर्शन। तो भाई आप, मैं बोल रहा हूं कि मटेरियल पोर्शन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट है ना प्रॉफिट का, प्रॉफिट का तो बहुत मटेरियल पोर्शन है, 5% से भी कहीं गुना ऊपर है। 14% होता है, 15% बोलते हैं हम, लेट इट बी। पर डिस्कशन में जरूर लाना है कि आपने डिस्कस करना है इसके अंदर कि भाई ये अपेरेंटली देखने में तो मटेरियल लग रहा है, पर वो कॉल क्यों ली जा रही है उसकी कि डिस्क्लेमर देना है, प्रॉफिट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लॉस में। एग्रीड है, दोनों बातें। पहले आपने शुरुआत यहां से करनी है ना कि अपेरेंटली तो देख के ये लग रहा है, पर आप फिर ये देखो, जब हम ऑडिट भी कर रहे होते हैं ना, तो हमसे सीएफओ क्या पूछता है, जब मैं तो मेरे ऑडिट्स में तो होता ही रहता है, कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट, कोई ना कोई फड्डा लड़ाई चल रही होती है। अब सीएफओ मुझसे पूछता है भाई आप कैसे इसको कह रहे हैं कि मैं डिस्क्लेम करूंगा। अब मैंने कहा भाई मटेरियल पोर्शन है। अब तो मैं ये पेंशन वाली एग्जांपल देता हूँ, पीडीसीएल का XYZ प्रॉफिट, आई कैन नॉट कॉल इट बिकॉज डिस्क्लोज नहीं हुआ। सही है, XYZ प्रॉफिट है पीडीसीएल का। अब जो पेनल्टी आई है वो प्रॉफिट को खा जाएगी। एग्रीड। अच्छा, वो कह रहा था भाई हम आपको वेरीफाई नहीं करवा रहे, वैसे कह रहा हूँ, अगर वो कहता है मुझे कि वेरीफाई नहीं करवाते तो मेरे लिए स्कोप लिमिटेशन है। पर मेरे लिए स्कोप लिमिटेशन, अगर मैं पूरी बैलेंस शीट देखूं तो पता नहीं 200 बिलियन की बैलेंस शीट है, 200 बिलियन की बैलेंस शीट है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, 200 बिलियन की बैलेंस शीट के अंदर अगर मेरा 2 बिलियन का प्रोविजन आता है तो कितना है, 1%। अच्छा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो सारे बच्चों, 200 बिलियन की बैलेंस शीट में 2 बिलियन क्या परवेजिव है? नहीं, बट वी लुक्ड एट द प्रॉफिट, वी लुक्ड एट द प्रॉफिट। सुनिएगा, वी लुक्ड एट द प्रॉफिट एंड वी परसीव दैट इफ दिस वुड हैव बीन एडजस्टेड इट वुड टर्न इनटू लॉस। अब हम उसको कह रहे हैं कि भाई परवेजिव है। तो ये बात तब लायक हुआ ना जब मैं कंसिडर करूंगा, ऐसे ही थोड़ी ना ओपिनियन दे दूंगा। तो आप, वैसे तो मैं कह रहा हूं, वैसे तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये आपके लिए मटेरियल होना चाहिए, बट हालात ऐसे हैं कि वो किस में कन्वर्ट कर रहा है उसको, लॉस में। अच्छा, लॉस में भी कोई ऐसे नहीं, कोई 142% ऑफ प्रॉफिट है, बात समझ आए? तभी वी आर सेइंग दैट दिस इज परवेसिव टू द एफएस, इवन इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट्स द मटेरियल पोर्शन। पर मटेरियल पोर्शन किसका है, प्रॉफिट का। और मटेरियल पोर्शन क्या मतलब 2% है, 4% है, 5% है, 10 है या 142? 100% को भी एक्सीड कर गया, पूरा प्रॉफिट खा गया है। और हम तो कहते हैं यूजर के लिए मटीरियलिटी क्या होती है, 5%। तभी तो हम कह रहे हैं नहीं, पहले तो आप मटीरियलिटी का बेंचमार्क एक साइड कर लेते हैं ना, फिर आप परवेजिवनेस देखते हैं कि वो क्या एफएस का सिग्निफिकेंट पोर्शन तो नहीं है। तो एफएस के मल्टीपल सिग्निफिकेंट पोर्शंस होते हैं। टोटल एसेट्स का, अगर लायबिलिटी में मिस स्टेटमेंट है, टोटल लायबिलिटीज का कितना परसेंट है, तो प्रॉफिट ही लोगे ना। बिल्कुल, डिस्कशन दोनों की करनी है। नहीं, एसेट, अगर एसेट बेस जो आपकी होती है तो उसमें बेंचमार्क जो डिसाइड किए हुए हैं मटीरियल, वो तो 1% है ना, क्योंकि एसेट बेस बहुत ज़्यादा होती है। सही है सर, अगर वो तो मटीरियलिटी की बात कर रहा है। सही है सर, अगर सिचुएशन ऐसी होती कि मिस स्टेटमेंट का रेशियो प्रॉफिट के 90% होता तो भाई अगेन, अगर मिस स्टेटमेंट का रेशियो प्रॉफिट का 90% होता तो आप ये देख रहे होते कि क्या वो स्टिल मटेरियल पोर्शन है। मैं तो कह रहा हूं ये उसके 100% को खा गया है। तो आप प्ली ले सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि देखो ये क्वालिटेटिवली ऐसी चीज है जो ऑल टुगेदर प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर रही है, लॉस में। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब एक दो चीजें और, मटेरियल तो वैसे ही है, क्वांटिटेटिवली मटेरियल है भाई। हाँ, फिर आप कहते हैं कि मटेरियल है सिर्फ, लॉजिकल बात है, क्यों कह रहा होता मैं, क्योंकि अब बात समझें, हम कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट है और प्रॉफिट के हिसाब से भी मटेरियल, पूरे एफएस का सिग्निफिकेंट पोर्शन नहीं है। मैं तो यहां पे इसलिए कह रहा हूं ये कॉल ली जा सकती है
परवेजिव इसलिए माना जाएगा क्योंकि यूजर इतना डिसीव हो जाएगा कि अल्टीमेटली उसको दिख प्रॉफिट रहा होगा जबकि असल में क्या होगा, लॉस होगा। तो अभी मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूं कि आप परवेजिव इसको मान सकते हैं। बात समझ आ रही है? और अगर जैसे ये कह रहा है यहां पे अगर 90% होता प्रॉफिट का, 80% होता, तब भी मैं कहता हूं तो मटेरियल पे जाने देते। रीजन ना एसेट का सिग्निफिकेंट है ना रेवेन्यू का है, कुछ भी नहीं है। तो परवेजिवनेस देखी जाती है कि सही है भाई एक जगह महदूद है पर एसेट्स का कोई 40% निकल के आ गया, परवेजिव। इवन इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट पोर्शन। अच्छा रेवेन्यू का 20% है, बहुत ज्यादा है, तो ये बात समझ आती है। पर ये तो मैं परवेजिव में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो मटेरियल तो है, उस पर तो कोई पंगा ही नहीं है। पर आप यहां पे कह सकते हैं कि यस वी कैन गो विद द डिस्क्लेमर थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज अपीयरिंग एज अ प्रॉफिट, इफ इट वुड हैव बीन एडजस्टेड वुड हैव टर्न्ड इनटू अ लॉस, तो वो कहलाएगा। चलो एक और चीज क्वालिटेटिवली मटेरियल की, हम अगर ये कहें कि वैसे एक एग्जांपल है, हम अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमारा एक एग्जांपल है, एक प्रॉफिट आगे जैसे इसमें आ रहा है ना यहाँ पे, हम कहते हैं प्रॉफिट हमारा 0.5 मिलियन होता, अज्यूमिंग, याद रखना देखना, हम कह रहे हैं अगर हमारा प्रॉफिट 0.5 मिलियन है, सही है, अगर हमारा प्रॉफिट, अच्छा, और मेरी मिसस्टेटमेंट 1 मिलियन की है। अच्छा नहीं, अब एक मिनट सुने, अब आप अगर इसको 1 मिलियन को इससे डिवाइड करेंगे 0.5 से तो 50% आता है। अच्छा अब इस केस में मैं फिर कह रहा हूं, आपकी पहली प्ली क्या होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए सिखा रहा हूं मैं, यू शुड ऑलवेज से दिस एज अ मटीरियल फर्स्ट। हम सिर्फ इसके जज्बात को कहने के लिए कि इसने जो व्यू लिया है, जो ओपिनियन ड्राफ्ट किया है, उसको कहने के लिए हाँ हम परवेजिव पे जा सकते हैं। अगर मैं ये प्ली ले लूं कि ये प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, पहले बताओ क्या ये बात समझ आ रही है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहला चांस तुम्हारा हमेशा ये होगा कि मटीरियल है। इसमें देखोगे मैंने भी यही लिखा हुआ है कि क्या है, मटीरियल है, पर मैं कह रहा हूं आप उसको परवेजिव पे जाने दे सकते हो इस बुनियाद के ऊपर कि वो इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, लॉस में कन्वर्ट कर रहा है। पहले बताओ, सिर्फ ये एक बात समझ आती है कि वो इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, लॉस में कन्वर्ट कर रहा है। एग्रीइंग ऑन दिस, क्लियर है? हाँ भाई यस यस बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्क्लेमर की बात हो रही है, तो आप इसलिए उसको फोकस उस तरफ लेके जा रहे हो कि भाई मैंने तो बोल दिया कि मटेरियल है, बट वी कैन गो फॉर अ डिस्क्लेमर अगर ये वाली प्ली ली जाए। एग्रीड है? बाकी आप बाकी सारे जो व्यूज हैं आपके वो आप लिख सकते हैं इसमें। एग्रीड है? चलें सर, एसेट को तो, अच्छा मोहिस कह रहे हैं सर एसेट को तो एसेट से कंपेयर करते हैं ना, तो एक मिनट रुकना भाईजान, ये आपकी डेफिनेशन किसने सही कर दी? यानी बातें नहीं, ये किसने सिखा दिया आपको कि एसेट को एसेट से कंपेयर करते हैं? तो अगर ये एक्सपेंस होगा तो कहां जाता, पीएनएल में जाता। तो हाउ यू कैन से कि मैं एसेट को एसेट से कंपेयर करता हूं? हम तो देख रहे होते हैं कि वो गलती एसेट में जो छुपी हुई है, एसेट का कितना परसेंट है। अगर एक्सपेंस हो जाती तो प्रॉफिट का कितना परसेंट है, क्योंकि हमें तो सबूत नहीं मिला। मैं तो कह ही ये रहा हूं, आप शुरुआत यहां से करेंगे कि फ्रॉम द सिचुएशन इट इज अपेरेंट दैट द मिसस्टेटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल ओनली, बट हाउएवर सिंस XYZ बंदे ने डिस्क्लेमर ओपिनियन डिसाइड किया हुआ है, तो हम डिस्क्लेमर पे इसलिए जा सकते हैं ये परसीव करके कि वो इस प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, हल्फिया कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूं, आप एग्जाम में ये भी कह के आते हैं ना कि ये मटेरियल है, आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। रीजन बीइंग आपकी जजमेंट है, आप बोल रहे हो दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एफएस, आप लिख के दे रहे हो ना, बट आप फिर ये भी तो कह रहे हो आगे से कि मैं इसलिए इसको परवेजिव में जाने दे रहा हूं क्योंकि ये प्रॉफिट का कितना परसेंट है, 142% है। तो आप बेसिस देखो भाई, ओपिनियन के बेसिस होते हैं ना, क्या मैंने बेसिस बताया?
बिल्कुल पता है। तो आप अगर कह रहे हो कि यार उसने, अच्छा अगर आपका सवाल कंक्लूड यहाँ हो जाता, वैसे सबसे पूछता हूँ तुम सबसे ऑनलाइन वालों, अगर आपका सवाल यहाँ कंक्लूड हो जाता, वैसे समझने के लिए आपका सवाल अगर यहाँ कंक्लूड हो जाता कि आप इसको कह रहे हैं कि क्वालिफाइड ओपिनियन है, तो आप फिर सारी बातें किसकी लिखते हैं? आप बोलते एक्सेप्ट फॉर यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें, तो आपको पूरे उसके नंबर मिलते, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्योंकि यहां पे एक जजमेंट कॉल है, तो आप कह रहे हो मेरी नजर में मटीरियल है, बट हम परवेजिव पे इसलिए जा सकते हैं, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करा। अब एक और चीज सुनो, अब तुम कहोगे जब प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करा तो हमने कंक्लूड कर लिया कि परवेजिव है, अब तो सारी बातें लिखूंगा परवेजिव के लिखूंगा। एग्रीड है? तो ये सेशन लगाने का तो जो मकसद है वो यही है ना कि अपनी जजमेंट कॉल सही करें रिपोर्टिंग में कि भाई चल क्या रहा है। पहले बताओ ये बात समझ आती है, क्लैरिटी है जी? भाई मैंने ये कहा था कि इसमें भी तुम, सिंपल जबान में कह रहा हूं, इसमें भी तुम सिर्फ लिख सकते थे कि मटीरियल है नॉट परवेजिव बिकॉज डज नॉट रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस, पहली चीज। हाउएवर if it is perceived that it is converting a profit into a loss and it is 142% of the profit, then it could be taken as a pervasive misstatement। बस ये बात बोली है मैंने। अगर प्रॉफिट का 80% भी होता तब भी तुम कह सकते हो कि परवेजिव नहीं है। देखो अगेन मैं क्या कह रहा हूं, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस का मतलब समझते हो? रेवेन्यू है, यानी बातें नहीं यार, रेवेन्यू है, रेवेन्यू का 20% है, रेवेन्यू का 20% प्रॉफिट का तो पता नहीं कितना होगा, तुम्हारी सोच से पर है, सही है? ये बात समझ आती है? देखो मटीरियलिटी से तो वो पार हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं परवेजिवनेस की। परवेजिव की डेफिनेशन है नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, ये कन्फाइंड है। अब हम कह रहे हैं इवन इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस। अब सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस का मतलब क्या होता है? एसेट से देख लो, लायबिलिटी का मसला है, टोटल लायबिलिटी से देख लो, इक्विटी से देख लो। इसमें अगर इक्विटी होती है ना, मैं इक्विटी की परसेंटेज निकाल के देखता हूं। ये सारी डिस्कशन सिर्फ इस बात के लिए कि तुम्हारी जो जजमेंट कॉल है परवेजिवनेस की, उसको क्लोज किया जाए। एग्रीड है? अब इसमें इक्विटी मौजूद होती तो मैं किस किस की परसेंटेज लेता, जरा इस बात को बताएं। अच्छा ये कौन है भाई कॉपी कर रहा है यार? हाकिम भाई सबर कर ले यार, अभी डिस्कशन चल रही है ना, 1 मिनट। अच्छा इधर अब सुनो, अगर इक्विटी है और मेरी पूरी इक्विटी का वो मिस स्टेटमेंट 40% हो, तुम सबसे पूछता हूं, हाँ भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ यार, जल्दी से प्लीज, फोकस के सारे बच्चे, हाँ भाई सारे बच्चे ये बता दो कि अगर मेरी इक्विटी का वो 40% है, वो मिस स्टेटमेंट, प्रॉफिट का तो 142 है, इक्विटी का कितना है? 40% है, तो मैं आप सबसे पूछता हूं कि वो क्या परवेजिव कहलाएगा? क्योंकि वो आपकी इक्विटी का सिग्निफिकेंट पोर्शन है। तो देख के समझ आ रहा है, हम यहां पे मेरी जान परवेजिव इसको ये कह रहे हैं ना, क्योंकि ये पूरे प्रॉफिट का कितना परसेंट है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप पेपर में जाके ये लिख के आते हो ना कि भाई ये मैं 90% पे भी परवेजिव कहता हूं, आपको कुछ नहीं कहेगा। रीजन बीइंग, आप बोल रहे हो भाई परवेजिवनेस को देखने की डेफिनेशन है, और अगर मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो मैं प्रॉफिट को ही देखूंगा ना। अच्छा एसेट को देख रहा हूं तो क्या ये परवेजिव हो रहा है? नहीं, तो मैंने पहले मना किया नहीं हो सकता परवेजिव, क्योंकि एसेट का कितना पोर्शन है। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर रहा है, और प्रॉफिट का कितना परसेंट है, वी कैन टेक अ प्लीज दिस इज अ परवेजिव। पहले बताओ बात समझ आती है? कंक्लूजन समझ आता है ऑनलाइन वालों? जल्दी से जानी, हाँ जी सारे बच्चे, बेहतरीन हो गया। चलें, यानी अब सर अगर 20 to 25% होता तब तो नहीं होता यार। अगर प्रॉफिट का 20 से 25% होता तो क्या तुम इसको परवेजिव कहते? देखो अगेन, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस का मतलब है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन। मैं आपको कह रहा हूं आप इक्विटी से कंपेयर करें, आप लायबिलिटी से कंपेयर करें, आप टोटल एसेट से कंपेयर करें, आप टोटल रेवेन्यू से कंपेयर करें, जो जिस तरीके की मिस स्टेटमेंट है। अच्छा एक और चीज तुम्हें समझाने के लिए, अगर
ये एक्सपेंसेस की बात हो रही होती और ये पूरे एक्सपेंसेस का 40% होता। हाँ भाई क्या कहलाते हैं, मटेरियल या परवेजिव, जल्दी बताओ। हाँ जी परवेजिव, पूरे एक्सपेंसेस का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरे एक्सपेंसेस का, जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, एक मटेरियल पोर्शन ऑफ एफएस है ना यार, उस पूरे एक्सपेंसेस का 40% है, क्या कहलाता, परवेजिव। व्हाई यू आर नॉट सेइंग मटेरियल, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस, ये डेफिनेशन अपनी सही करो। मटेरियल तो है, वो तो डिनाइल ही नहीं है, हम तो उसके ऊपर सोच रहे हैं परवेजिव होगा, तो ये मैं 2-3 तुम्हें बेंचमार्क सिखा रहा हूं, एग्रीड। आगे सुने, तो बेटा एक्सपेंसेस एफएस का एक एलिमेंट है ना, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, ये सारे कर करा के आते हैं ना। तो पीएनएल के एक पार्ट का 40% है, तो इसका मतलब है पूरे एफएस में एक पार्ट है जिसका मटेरियल क्या परवेजिव पोर्शन है। तो ऐसे तो एसेट्स हैं, पूरे एफएस नहीं, या एसेट है सिर्फ वो, बात वही है ना। मटेरियल पोर्शन ऑफ एफएस का मतलब क्या होता है, एक पोर्शन उठाओ उसका मटेरियल निकल जाए हिस्सा। तो आप कहोगे इस पूरे पीएनएल के अंदर एक्सपेंसेस ही 40% गलत हैं, तो आगे क्या जाऊंगा, बात समझ आ रही है। तभी हम कह रहे हैं वो परवेजिव की डेफिनेशन में उतर जाता है। परवेजिवनेस को सोचने का तरीका दिखा रहा हूं, देखो मुझे ये तो पता है कि यूजर का फोकस प्रॉफिट पे, प्रॉफिट का 5% मटेरियल। अब हमारी जंग किस पे आ गई, परवेजिवनेस पे। परवेजिवनेस होता है या तो कन्फाइंड ना हो, अगर कन्फाइंड है तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस हो। अच्छा अब सिग्निफिकेंट, अब साथ साथ सोचना है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस क्या होता है, जरा एक एक करके इसमें ऐड करो। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस होता है, पहले समझो एफएस क्या है, बैलेंस शीट पीएनएल। बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट लायबिलिटी इक्विटी, एसेट लायबिलिटी इक्विटी। यार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑनलाइन वालों फोकस होकर सुनना, फोकस होकर सुनना। इफ यू आर गोइंग टू मिस इट, आप अपना पेपर को ना खराब करके आ जाओगे, मैं प्लीज यहां पे कह रहा हूं, सही है, सुनना है इधर प्लीज फोकस के साथ। अच्छा परवेजिव की डेफिनेशन क्या है, जल्दी से बताओ। नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, इवन इफ सो कन्फाइंड, रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस। अब पहले एफएस को समझ लो, एफएस क्या होते हैं, बैलेंस शीट पीएनएल। बैलेंस शीट में क्या आ रहा होता है, एसेट लायबिलिटी इक्विटी। अगर वो मेरे टोटल एसेट का 30% है, 40% है, डू यू थिंक दैट दिस इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस? हाँ जी जल्दी से, हाँ या नहीं, ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ ऐसा है, जल्दी से। हमने कहा परवेजिव। लायबिलिटी का मतलब था, लायबिलिटी का 25% है, परवेजिव। अबे भाई पूरी लायबिलिटी का अच्छा इक्विटी का 40% है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस, एग्रीड। अच्छा एफएस में पीएनएल में भी आता है, एफएस तो अगर हम ये देखें सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस की बात हो रही है। अच्छा अब मैं पीएनएल में आ गया, पीएनएल में मैं देख रहा हूँ अगर रेवेन्यू में भंड है, रेवेन्यू में एरर है। अच्छा मटेरियल तो है, मटेरियलिटी से ऊपर निकल गया, तब पूरे रेवेन्यू का 20% है, क्यों कह रहे हो परवेजिव? तो एफएस का एक एलिमेंट है ना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस, बात समझ, इवन इफ सो कन्फाइंड, रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस। पहले बताओ बात समझ आती है? ये पैरामीटर्स होते हैं चेक करने के कि मेरे एफएस के एलिमेंट्स क्या हैं, उस एफएस के एलिमेंट में कोई मेजर एरर है, इट विल रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, हर जगह देख लो ना, कहीं से भी उतर गया अगर वो तो परवेजिव है। हम यही कह रहे हैं ना, मैं तो यही कह रहा हूं ना, हर परसेंटेज देख लो। अब आपको गिवन ही 2 चीजें हैं, तो कितनी चीजें देखोगे, 2 चीजें, तो हमने भी वही 2 चीजें देखी हैं, क्लियर है? अच्छा सेट हो गया, अब बात समझ आ गई। इसको मटेरियल में स्टेटमेंट लिखें तो सिर्फ ये भी सही होगा यार, अल्लाह के बंदे अभी मतलब जान निकल गई है बताते बताते, क्या मतलब कौन सी चीज़ सही है? आपने एक दफा डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में परवेजिव का रेफरेंस दिया था, तो उसमें परवेजिव का भी बता दें। अच्छा वेरी गुड, मैं आज इसलिए बैठा हूँ भाई, वो कह रहा है सर आपने वो जो बताया था ना कि डिस्क्लोजर का मसला हो तो वो परवेजिव, मैंने इस पर सवाल भी करवाया था, फ्रेमवर्क वाला, एसएमई वाला, याद है? नहीं याद आ रहा? मैंने एक सवाल करवाया था जिसमें उसने लिखा हुआ था कि ये IFRS फॉर SME पे बने हुए हैं जबकि नहीं बने हुए थे। तो मैंने आपको क्या कहा था
कि उसके ऊपर वो परवेजिव है, क्योंकि डिस्क्लोजर परवेजिव तब कहलाता है कि जब वो ऐसा डिस्क्लोजर हो जो यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल हो। सही है? तो चलसी वो याद क्या कर रहा हूं, लिखा हुआ है बुक में। सही है? नेचर ऑफ डिस्क्लोजर नहीं, गलत। फिर ये फजूल बात, मतलब आई एम लिटरली अमेज्ड कि ये तुम लोग ये बात कहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर किसने कह दिया? मैं कह रहा हूं वो ऐसा डिस्क्लोजर होगा जिसमें गलती होगी और वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए मोस्ट फंडामेंटल होगा। ये मैं ईओएम की बात नहीं कर रहा, ये मैं ऐसे डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूं जिसमें गलती हो और वो गलती ऐसी है जो सही नहीं करूं तो यूजर की अंडरस्टैंडिंग और एफएस खराब हो जाएगी। तो मैंने आपसे ये पूछा था समझने के लिए कि अगर वो कह रहा है कि मैंने अकाउंट गोइंग कंसर्न पे बनाए हुए हैं और कंपनी इज अ नॉन गोइंग कंसर्न, तो डिस्क्लोजर है ना? नहीं, एक ही तो है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, पूरे एफएस का मसला है। बिल्कुल है, ये सिखाई थी चीजें मैंने, ये बताई थी और ये टेस्ट भी की हुई हैं ऑलरेडी। ये तो मैं तुम्हें एक एडिशनल चीज लेके आया हूं। अच्छा जी, ये बात करंट सिचुएशन में एसिड की बेस पर सिर्फ मटेरियल है। यस 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 यस, बिल्कुल एसिड की बेस पर सिर्फ क्या है? पर मैं तुम सबसे पूछता हूं, इसको परवेजिव की डेफिनेशन में क्यों उतार रहे हैं? प्रॉफिट का 142% है, प्रॉफिट का 142% है। क्या कह रहा है, वापस बोलो। IS4 पहले ये सही कर, फिर बात करेंगे। भंगी IS4 कौन सा है? मतलब तूने अपना इजाद किया है? नहीं, who told you about IFRS 4? नहीं, is it in your course? Not even in finals? Then why we are discussing? मैंने IFRS 4 बताया, लाना तो उस शख्स पे जिसने IFRS 4 बताया। मैं कैसे बताऊंगा IFRS 4? अच्छा, सवाल क्या है? सवाल बता दे भाई। एक स्टैंडर्ड है। अबे तू भाई जल्दी बोलना। हाँ, डिपेंड करेगा ना कि उसका इम्पैक्ट कितना है। कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। अगर आप रेवेन्यू, आपका सवाल उलट है ना, आप बोलो, प्लीज सुनना, आप ये बोलोगे कि भाई एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड है वो चेंज हो गया, हमने लिखा हुआ है कि मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया इस स्टैंडर्ड के तहत, जबकि किया हुआ है दिस इज ऑल्सो परवेजिव। क्यों? पूरा रेवेन्यू, हाँ या नहीं? कैसे कह रहे हो परवेजिव आप? पूरा रेवेन्यू, पर डिस्क्लोजर ही तो गलत है। तो आ गया। तो मुझे ये नहीं समझ आता आप रट्टा क्यों लगाते थे। यहाँ पे भी बच्चे ने कहा था हमने रट्टा लगाया हुआ था, कहीं के भी बच्चे मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि भाई रट्टा लगाया हुआ था हमने, ये होगा तो ये होगा। भाई आप प्रिंसिपली क्यों नहीं चल रहे हो? आप मुझसे पूछ रहे हो कि यार ये रेवेन्यू होगा, भाई आप खुद डिसाइड कर लो ना, पहले अपने पैरामीटर्स बनाओ, तीनों में से किसी में उतर रहा है या उसकी जजमेंट कॉल मैं आपको सवालात में कराऊंगा। ये पूरी डिस्कशन जो इवॉल्व हो रही है इसलिए तो हो रही है कि तुम्हारे मटीरियलिटी परवेजिव के कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, सही हो जाएं। क्लियर है? ये बात चल रही है। अच्छा, अब एक एक करके यहाँ पे सवालात एंटरटेन कर लेते हैं। अच्छा, मीन दिस इज नॉट परवेजिव बिकॉज ऑफ नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, नॉट परवेजिव बिकॉज ऑफ, मीन दिस इज नॉट परवेजिव बिकॉज ऑफ कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। अच्छा, तो लिख के दे रहा है, अभी इसको कर लेते हैं भाई। सर, यूजर का डिसीजन तो इफेक्ट करेगा ना, फ्रॉम प्रॉफिट टू लॉस मेकिंग कंपनी, तो परवेजिव ही बनेगा ना इस लिहाज से। देखो बेटा, यूजर का डिसीजन ना मटीरियल पे हो जाता है, पहले तो आप ये समझें। आलिया, आई थिंक यू नीड टू करेक्ट योर डेफिनेशन मटीरियल मिसस्टेटमेंट की। मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है, जल्दी बताओ। अ मिसस्टेटमेंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्रीड? ये बात हो गई, पहले यहां तक हम रुक गए। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने ऑल टुगेदर ये डेफिनेशन सही कर ली तो मटेरियल तो है यार,
मैं इस पे मना नहीं कर रहा, हम बात किसकी कर रहे हैं, क्योंकि उसने कौन सा ओपिनियन दिया हुआ है, परवेजिव ने डिस्क्लेमर दिया हुआ। डिस्क्लेमर आता है स्कोप लिमिटेशन ऑफ परवेजिव नेचर। पर परवेजिव की डेफिनेशन घुमाने लग गए दिमाग में हम, नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट्स मेजॉरिटी नहीं सिग्निफिकेंट पोर्शन, अपनी डेफिनेशन नहीं, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द एफएस। अब फिर मैंने आपको इतने प्यार से सिखाया सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस क्या होता है। पहले एफएस समझ लो, एसेट का परसेंटेज, लायबिलिटी का परसेंटेज और इक्विटी का परसेंटेज। एग्रीड? पीएनएल उठा लिया, वो भी पार्ट है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, जो भी रेलेवेंट हिस्सा है। हमने कहा मुझे बाकी नहीं बताया, तो मैंने एसेट पे चेक किया, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से बच्चों। हाँ जी, हाँ या ना में जवाब दो सारे बच्चे। एसेट पे चेक किया, यस। आपका कंक्लूजन क्या निकला? मटीरियल, बट नॉट परवेजिव। बोलो ना, बट नॉट परवेजिव। एग्रीड? मटीरियल बट नॉट परवेजिव। अच्छा, अब दूसरा, रेवेन्यू अवेलेबल है, एक्सपेंसेस अवेलेबल है, रेलेवेंट एरिया होना चाहिए ना। अब भंड अगर एसेट में तो एसेट में देखूंगा, लायबिलिटी में होता और इक्विटी पे इंपैक्ट आता ही है। अच्छा, अब मैंने कहा मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला और इट इज 142 का मतलब है 100% से ऊपर, 100% से। अच्छा, अब मसला ये है कि क्या अब हम इसको इस प्ली पे, क्योंकि ये प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस में, तो हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, इसलिए मैं इसको परवेजिव की डेफिनेशन में उतार रहा हूं। यहां तक बात समझ आती है? दिस इज द एक्चुअल बेसिस। अच्छा, फंडामेंटल यूजर वाली कौन सी वीडियो है वो? अच्छा भाई रुक जाओ सर, रेवेन्यू में एक मसला है जो पीबीडी के लिहाज से 20% का रेवेन्यू, पता नहीं क्या लिख रहा है भाई तू। अच्छा फजान सर, अगर यह सवाल सुन लेना जानिए ये लोग, ताकि ये तुम लोग भी क्लियर रहो। सर, अगर किसी ने प्रॉफिट के 142% को देख के कंक्लूड कर लिया कि परवेजिव है, मगर उस एफएस में सिग्निफिकेंट पोर्शन वाला रीजन नहीं दिया, नहीं तो परवेजिव है तो चर्सी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस ही देगा ना। परवेजिव का तुम ये कैसी फजान फजूल बात कर रहे हो? अगर तुम परवेजिव कह रहे हो तो तुम ये कह रहे हो ना कि रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस, ये कैसी फजूल बात है? अच्छा सर, रेवेन्यू में एक मसला है जो पीबीडी के लिहाज से 5% है और रेवेन्यू के लिहाज से 20%, ऐसा हो ही नहीं सकता बेवकूफ। बात सुनो, मतलब ये पता नहीं एमसी करके कोई बच्चा है इधर, वो कह रहा है कि रेवेन्यू के हिसाब से 5% है और प्रॉफिट के हिसाब से 20% है। ये सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि जब, प्लीज सुनना, जब आपकी अदर इनकम बहुत ज्यादा हो पर वो वन ऑफ होगी, फिर तो आपका बेंचमार्क ही गलत है। भाईजान आप जरा मेरे ख्याल से, आई रियली थिंक दैट यू गाइस नीड टू रियली करेक्ट योर कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। एमसी भाई आपके नाम पे ही मैं कुर्बान हूं, सही है? वो कह रही है हो गए जलील। अच्छा भाई, तो भाईजान मैं फिर बता दूं, मतलब इफ यू डोंट नो दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, आई थिंक यू आर लिटरली इन अ डेंजर। आप अपना पेपर तबाह करने जा रहे हो। मतलब ये तो अच्छा है मैं तुम्हें रिपोर्ट वापस से रिवाइज करवा रहा हूं पूरा। मतलब आई डोंट नो हाउ यू गाइज आर कैरिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स। अबे रट्टे लगा के बैठे हो, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है इतनी प्रैक्टिस के बाद यार। मतलब इतनी मेहनत की है तुम लोगों पे, 21 क्लास से कौन लगाता है रिपोर्ट पे? तुम देख लो जाके, 21 ही है ना। उसके बावजूद मतलब वो तो मैं लगा दूंगा सेशन, मुझे मसला नहीं है यार, मैं टाइम एक्सटेंड कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। पर यू गाइज आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मसला क्या, रट्टे लगा के बैठे हुए हो। आपको ये तमीज नहीं है यार कि एफएस के एलिमेंट क्या होते हैं। एफएस के एलिमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल, उसकी चीजें, परवेजिवनेस, जो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस का मतलब क्या होता है कि पूरे एफएस का अच्छा खासा पोर्शन हो। तो भाई वही तो सिखा रहा था, तुम लोगों ने रट्टे लगाए हुए हैं। और फजूल सवाल कि इसका परसेंटेज 5 हो तो इसका 20 हो, आपके पे बेंचमार्क गलत है ना। आप बेंचमार्क गलत यूज कर रहे हो। फिर आपने तो पहले ही डिसाइड ही गलत किया है कि यूजर का फोकस यहां पर है। अगर आपका रेवेन्यू कम है, अदर इनकम ज्यादा है, तो आपका फोकस कहां होगा?
तो ये तो आप वैसे ही फजूलियात में निकल गए, आपका तो ऑडिट ही पूरा गलत हो गया, आपकी स्ट्रेटजी गलत हो गई, क्योंकि यू हैव नॉट अंडरस्टूड द एक्चुअल बिजनेस ऑफ द कंपनी। और हमने तो ऑडिट शुरू कहां से किया था? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स जो हैं उसके। भाई लिटरली यू गाइज नीड टू कंसिडर। चलें जी, स्कोप लिमिटेड कैन बी परवेसिव डिस्क्लेमर ओपिनियन होगा, बिल्कुल ऐसा ही है जानी। सर रिटन प्रैक्टिस जो डेली करनी है जानी, अभी इसको रोकते हैं। अच्छा अब जरा हम अपनी इस बात पे आते हैं और देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे थी इस वाले पैराग्राफ की। इधर आ जाओ। दिस मैटर इज मटीरियल टू दी एफएस एट 4.4 मिलियन, द एसेट रिप्रेजेंट्स, ये किया था। अच्छा ऑफ टू, मैं आपको ये शर्तिया कह रहा हूं, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे जो लिखा तुमने। अब आगे जजमेंट कॉल है और तुम्हें यह सिखाने आया हूं कि कंफ्यूज नहीं होना। जजमेंट कॉल का मतलब है यू गो आइदर वे, पर आइदर वे का भी मतलब यह है कि वहां पहुंचना है जहां पे मेजॉरिटी जा रहे हैं। यानी थर्ड पार्टी होता तो वो भी यही सोचता। ये मैं सोच रहा। अच्छा क्योंकि अब एक यूं सीख लेते हैं आज की क्लास में, मेरी जजमेंट आप लोगों की जजमेंट से बेहतर पता है क्यों होगी? मैंने रियल लाइफ सिनेरियो ज्यादा देखे हैं, तो मैं आपको इंक्लाइन कर रहा हूं उस तरफ कि भाई ये हुआ है तो ये करना। मैंने देखा हुआ है, जजमेंट्स हुई हुई हैं, कंसल्टेशन हुई हुई है, पूछा हुआ है लोगों से, एग्रीड है। अच्छा अब देखो, एक करिएगा एग्जामिनर की जजमेंट, नहीं गलत बात। जो सवाल बनाएगा ना उसकी जजमेंट रियलिटी से कनेक्टेड होगी, और मैं आपको क्या बुकिश नॉलेज पे कनेक्टेड रख रहा हूं या रियलिटी से? मतलब फर्क ये है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं उसमें नहीं कंफ्यूज होना। तुम्हें इसके नंबर मिलेंगे यार, ये डिसाइड करने के नंबर मिलेंगे। मतलब दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर यार। मतलब हम ये सेशन लगा इसलिए रहे हैं, जजमेंट कॉल इंप्रूव करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि वे यू गाइज नीड टू वर्क। क्लियर है? ऑनलाइन मतलब प्लीज बता दो जानी, क्लियर है? हाँ जी जल्दी से सारे बच्चे, मतलब सारे बच्चे। बेहतरीन, आगे सुनो। फिर हमने कहा ऑफ टोटल एसेट्स एंड इट हैज बीन wrongly capitalized and the resulting adjustment would turn the profit into a loss। ये बात की थी हमने, यही बात की थी, इससे कोई हटके तो बात नहीं की। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्लियर है? आगे मैनेजमेंट हैज नॉट अलाउड द ऑडिट टीम। अच्छा अब हमने जो सीखा हुआ है, सिचुएशन उठाओ, बताओ स्कोप लिमिटेशन क्या है। सही है, आप पहले ये लिख देते, बाद में ऊपर वाली लाइन लिख देते, क्या कोई फर्क पड़ता है? यही है ना आइडिया कन्वे, यही होता है। मैं कह रहा हूं हमने क्या सीखा है, सिचुएशन उठाओ, डिस्कस करो, स्कोप लिमिटेशन है, फिर मटीरियल है या भाई थीम वही है, यू नीड टू पिक इट करेक्टली, दैट्स इट। और फिर आप फंसते हो वहां पे लिखने में। मेरे ख्याल से बच्चों ने बहुत अच्छा पिक किया था कि जो गलतियां हैं रिपोर्ट में वो सही पिक की हैं। आ जाओ जी देखते हैं। अच्छा और ये क्या हो गया भाई, आगे जी आ जाओ। मैनेजमेंट हैज नॉट अलाउड द ऑडिट टीम टू एक्सेस द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट व्हिच हैव बीन बियरिंग ऑन वेदर द एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड हियर इन अकॉर्डेंस विद। देखो बयान करने का तरीका देखो, वो कह रहा है मैं स्कोप, मैंने आपको क्या कहा है कि स्कोप लिमिटेशन है तो बताओ क्यों है। एक बच्चा लिखता है कि बिकॉज स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट। अबे भाई तू बता, स्कोप लिमिटेशन ये है क्योंकि मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा कि कैपिटलाइज करूंगा या एक्सपेंस आउट करूंगा, क्योंकि रिसर्च फेज कब खत्म हुई मुझे क्या पता। तो क्या वो मुझे रिसर्च को वेरीफाई करने दे रहा है? यही तो मुसीबत है। ये बताओ, अगेन कह रहा हूं, यू आर गोइंग टू लूज सिग्निफिकेंट मार्क्स इफ नॉट टेलिंग के लिमिटेशन क्या है, वजह बताओ। और आप मुझे एक बात बताते हो ऑनलाइन वालों, आप भी सब जब बेसिस फॉर ओपिनियन लिखते हो तो उसमें भी वजह बताते हो ना। अबे तो वो वजह पहले लिखोगे ना सवाल में कि मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन है, पर स्कोप लिमिटेशन इंपोज बाय मैनेजमेंट कह के निकल गए यहाँ पे बच्चे। ये सही करने आया हूं आज। यू कैन नॉट राइट दिस इज स्कोप लिमिटेशन, लिखो अपने पास ये सही करना है, ये स्कोप लिमिटेशन है तो you need to explain why this is considered to be a scope limitation। तो वो तो पे लिखनी होगी ना कंक्लूड। अब मैं ऑडिट कर रहा हूं, अच्छा ये बात सुनो इसकी, ये कह रहा है कि हम यहाँ कंक्लूड कर लेते हैं और बेसिस फॉर ओपिनियन में सेम चीज लिखनी होती है। यानी अगर मैं पार्टनर के पास बैठा हुआ था कल, तो पार्टनर को मैं बोलूं हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सर क्या ये स्कोप लिमिटेशन है या मिस स्टेटमेंट है। पार्टनर मुझे बोल रहा बोलना कुछ क्यों नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा नहीं लिखना तो वैसे ही, क्यों बात करूं तेरे से। भंगी पहले डिस्कस करेगा ना, पहले कंक्लूड करेगा पार्टनर से और फिर कहां पे लेके जाएगा।
बेसिस फॉर ओपिनियन में। बात समझ आई? ये भी वही है। तुम समझो भाई के सामने बैठे हुए हो और तुम डिस्कस कर रहे हो कि सर ये मैं मानता हूं स्कोप, मैं बोलूं क्यों है, तुम बोलोगे ये है, तो पार्टनर मुझसे पूछ रहा है ना कि भाई बताओ ना तुम क्यों कह रहे हो। मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूं इस पे, सिर्फ रिपोर्ट ही अच्छी आती है मुझे लगा था। अच्छा देखो, अगेन 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 दे रहा है दोस्त है, हमें समझ आ गई ना कि परवेजिव वगैरह क्या है। मैं तुम्हें कह रहा हूं अगले 3 दिन 2-2 घंटे के सेशन रिपोर्ट की, आज मेरा क्लाइंट फाइनल हो जाएगा एक, मैंने पागल हो जाना है, 3 घंटे बुला लूंगा, मैं कसम खा रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब मेरी वाकई तबीयत बहुत खराब है, मैं कल रात को तुम्हें मैसेज भी कब किया था, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं, ब्लैकआउट हो रहा है, मतलब ऐसा है क्योंकि वो सोया नहीं हूँ मैं इतने दिनों से। सही, मैं फिर कह रहा हूँ मैं अपनी हद दर्जे की लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ये चाहिए पास हो जाओ। मैं मेहनत नहीं ज़ाया कर सकता, मैं इतना जुनूनी हूँ। मुझे ये होता है मेरी 6 महीने की 5 महीने की मेहनत मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा सिर्फ इनके बेवकूफ़ी की वजह से। मैं सारा बर्डन अपने पे ले लूँगा, कोई मसला नहीं है, पर तुम्हें पास कराना है, ये ज़िद है। मतलब कोई पागल तो नहीं है रात को बैठ के सवाल बना रहा है तुम्हारे लिए यार, मतलब चीज़ें देख रहा है। मुझे पता था ये जजमेंट कॉल्स होती हैं, नहीं है, हम सही कर रहे हैं, रिवीजन हो रहा है। मैं एक बेवकूफ़ाना चीज़ करता, मैं आपका कंटेंट उठा रहा, तुम बोल होते कंटेंट है ये आएगा, मैं बोल रहा हूँ अप्लाई करो, और एप्लीकेशन में रिवीजन ज़्यादा अच्छा हो रहा है कि तुम्हें समझ आ रहा है क्या है, सही है। तो प्लीज़ यार ये ज़रा करना है तुम्हें, कुछ भी करके, जिद है ये। अब आगे सुनो, एक सवाल मैं बता दूँ तुम्हें, जजमेंट कॉल का क्या होता है। इस बच्चे ने सवाल किया ना कि सर हम ऊपर जो है ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि ये स्कोप लिमिटेशन है, तो क्यों है, ओपिनियन में तो फिर बताना है, बेसिस फॉर ओपिनियन में। मैंने उसको पता है एग्जाम्पल क्या की, प्लीज सुनना प्लीज सुनना प्लीज सुनना प्लीज सुनना। मैंने उसको एग्जाम्पल क्या दी, मैंने कहा जब प्रैक्टिकल लाइफ में मैं जब पार्टनर से बात कर रहा होता हूँ तो पहले डिस्कशन होती है कि आकाश सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फिर अच्छा मेरी जजमेंट से ऑब्वियसली पार्टनर की जजमेंट 2 गुना आगे होगी क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मुझसे भी ज़्यादा है, तो वो भी डिस्कस करता नहीं ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एक सिचुएशन बताता हूँ, मैं जब अभी इस्लामाबाद में था ना तो एक सिचुएशन आई क्लाइंट पे, मैंने कहा कि डायरेक्टर भी बैठा हुआ तो तुम्हारा भाई भी हो जाएगा, अभी उसका मसला नहीं है। उसको मैंने कहा कि यार ये स्कोप लिमिटेशन है, बोल रहा नहीं यार ये तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मैंने कहा सबूत नहीं मिल रहा भाई। वो बोल रहा पता तो है ना, वो मुझे क्या बोल रहा है डायरेक्टर, बोल रहा है पता तो है ना कि ये गलती है, कितने की है ये पता है, कितने का प्रोविजन रिकॉर्ड होना ये पता है। बोलता नहीं आप गलत कह रहे हैं। मैं आ गया, मैंने बोला मैं फर्म से रिजाइन कर दूंगा अगर मैं गलत हूँ। मैं आ गया पार्टनर के सामने, मैंने कहा भाई इसको समझाओ। अच्छा पार्टनर ने, जाहिर सी बात है वो डायरेक्टर है तो वो थोड़ा सा उसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे थे। मैंने कहा मैं रिपोर्ट जाने नहीं दूंगा आगे, मैं EY इंटरनेशनल में लिखूंगा ये बात कि गलत है ये। हाँ मतलब मैं इस हद तक चला गया। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ मेरी जजमेंट सही है, और वाकई फिर इसमें जब होता है ना ये, तो फिर हुआ ये कि जब पार्टनर को मुझ पर बहुत रिलायंस है, वो हर चीज़ मुझ पर मतलब भरोसा करता है, तो मैं उसका बड़ा ख्याल भी रखता हूँ, पूरी रिसर्च करता हूँ, पूरा पेपर बना के बैठा हुआ था मैं। हमने EY इंटरनेशनल को लिखा, उसने बोला यस यू आर राइट दिस इज स्कोप लिमिटेशन, जजमेंट है ना। फिर इस पर बहस कि परवेजिव है, मैंने कहा परवेजिव है, डिस्क्लेमर आएगा, बोले हाँ सही कह रहे हो। तो पहले डिस्कस हुआ, फिर हमने कहाँ फेंक दिया इसको, रिपोर्ट में। तो यू नीड टू डिस्कस एंड देन यू नीड टू रिपोर्ट। विदाउट डिस्कशन, अबे आप मुझे बताओ, आप डायरेक्ट रिपोर्ट की इंप्लीकेशन लिख रहे हो, पहले डिस्कस तो करो कि इसकी बुनियाद क्या है, वो सही कराने आया हूं। क्लियर है? चलें। द सीनियर इज करेक्ट टू आइडेंटिफाई दिस लिमिटेशन ऑन द ऑडिट एविडेंस अवेलेबल एंड टू रिकॉग्नाइज दिस इफेक्ट्स ऑफ ओपिनियन एंड शुड बी गिवन। अच्छा अब the draft audit report contains the disclaimer of opinion. Either 705 modification to opinion in the independent audit report states such an opinion should be given where the matter is questioned both material and। तुम लोगों को लिखने का थोड़ा सा तरीका आना चाहिए क्योंकि तुम डिस्कस कर रहे हो। तो जैसे तुम मेरे पास है, तुमने सर ये रिपोर्ट दी है, तो मैं बोलूँगा यार तूने ये रिपोर्ट दी है, तुमने डिस्क्लेमर दिया है, तुम ये कह रहे हो कि मटीरियल भी है, ये तो लिखा है। इवैल्यूएशन ये होती है कि आप पहले कह रहे हो मटीरियल भी है और परवेजिव भी है। आगे सुनिएगा, सो दैट द ऑडिटर कैन नॉट रीच एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, यानी पूरे एफएस में मसला है। दिस में बी ओवरली हार्श ऑन दिस ओकेजन, यानी ये तो ज्यादा ही हो गया। कैसे? द मैटर इज सर्टेनली मटीरियल टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन
इन दिस केस इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू क्वालिफाई द। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, इतने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, जल्दी से बताएं मेरे बच्चों, जिन्होंने ये बात लिखी थी कि इंस्टेड क्वालिफाइड जाना चाहिए। एक, बाकी उन्होंने डिस्कशन नहीं की। दिस इज अ रियली अलार्मिंग थिंग, दिस इज अ रियली अलार्मिंग थिंग। आपको जजमेंट्स नहीं आती हैं, आपको जजमेंट्स नहीं आती हैं। दिस इज अ रियली अलार्मिंग थिंग। ये कुछ बच्चों ने लिखा था, सिर्फ कुछ बच्चों ने। मैं बता दूं, मेरे, अब तुम पास पेपर उठा के देख लो, मैं तुम्हें शर्त के साथ कहता हूं तुम्हारा हर सवाल सही होगा, उसमें कुछ है ही नहीं। मैंने सिचुएशन ऊपर कुछ और की, नीचे कुछ और लिखा है। मैं तुम्हें 3 बार कहा था, क्या बोला था, सिचुएशन में कुछ है, देख लो, समझ लो, तुमने वो नहीं किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज वेरी अलार्मिंग। इसमें थोड़ा सा ना अवेयर हो जाओ, तैयारी करो उसकी रिपोर्ट की। सही है। अच्छा, अब वही जो हमने डिस्कशन किया उसी के इवॉल्व भूमि है ना, तो वही कह रहा हूं कि आप हिसाब किताब सही रखें। सही है। नहीं, अब देखो, ये गलत बात, ये गलत बात आपने अलीशा, ये गलत पिक किया। आप ये कह रही हैं कि हम बुक में ये कहते हैं मटेरियल है तो ये कर लेंगे, परवेज वो तब कहते हैं जब अमाउंट्स नहीं होती। नो 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 नो, गलत, वेरी रॉन्ग। मुझे बताओ, एक सवाल आया यहाँ पे क्लास में, ये कह रही हैं कि सर हम तो दोनों लिखते हैं, परवेजिव भी है, पर वो कब होता है जल्दी बता दो। ओपन एंडेड। मैंने सवाल कराया था भी ऐसा, एसएमई वाला ओपन एंडेड था। मैंने कहा सही कर लेगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं करेगा तो ये करेंगे। और वो तो डिस्क्लोजर में था भी परवेजिव, क्योंकि आई न्यू द थिंग उसमें। अच्छा, आप उसमें क्या क्वालिफाइड लिख सकते थे? नहीं, उसमें पता था कि डिस्क्लोजर ऐसा है जो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। तो देखो, दिस इज द जजमेंट दैट यू नीड टू कैरी विद यू। मैं नहीं चाहता 15 नंबर का रिपोर्ट आया हो, या तुम अच्छी खासी आती हुई चीज को, फ्री के नंबर को लूज कर जाओ। इसीलिए मेहनत है, इसीलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। बात क्लियर है? अच्छा, तो आई होप दिस इज क्लियर। सही है, ओके। अच्छा सर, ये रिसर्च कोर्स को वन ऑफ इवेंट कंसिडर क्यों नहीं कर सकते वाइल कैलकुलेटिंग मटीरियलिटी? अबे तो भाईजान, वन ऑफ इवेंट तो तब करोगे ना, तो सुनो इधर भाई, ये अब मैं तुम्हें ना यूं बोल्ड करता हूं कैसे वन ऑफ इवेंट की तुम्हारी जो ये जो चवली है ना, ये अभी सही करता हूं सारी। सुन लो इधर, कितने गलत डायरेक्शन पे हो तुम लोग, मतलब लिटरली। ये वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी का सवाल है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च वन ऑफ कर रही होती है। तुम बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत गलत सोच रहे हो। हाँ जी, पहले बताओ, बात समझ आती है? चसी ये क्या कह रहा है कि वन ऑफ इवेंट है, वन ऑफ इवेंट है। 2-3 बच्चों ने पूछा, भाई वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये कौन सी कंपनी है? ओ भाई, फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या रिसर्च वन ऑफ कर रही होती है? क्लियर है? ये मटीरियलिटी भी रिवाइज हो रहा है साथ साथ, पता चले भंड मार के आ जाओ। ऊपर नेचर ऑफ बिजनेस देख लेना। अच्छा, तुम्हें पता है वो गेम भी क्या करेगा? प्लीज सुनना, गेम वो ये करेगा, ऊपर सिचुएशन देगा, नीचे पीएनएल दे देगा 2 सालों का, और 1 साल में इतना बड़ा एक्सपेंस दिखा देगा। तो अब सुनना, ऊपर कुछ कहीं लाइन में छुपा देगा, बोलेगा कि भाई क्योंकि ये एक ड्रग डेवलप करने लगी, अब से ये खर्चा करेगी। तो वो तो रूटीन है, आगे भी होगा। भाई खुदा के वास्ते इससे बचना। ये मैं तुम्हें वो, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली देखता हूं तो मुझे पता है, इस चीज के झांसे में नहीं आना, वो घुमा देगा। तो अवेयर, वो अवेयरनेस बता रहा हूं। वो कह रहे सर पेपर में क्या कुछ हो सकता है, वो सारी चीजें बताता हूं यार, यहाँ पे जो भी हो सकता है। सही है? डिस्क्लोज होती है, डिस्क्लोज होती है। थिंक अगेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिस्क्लोज होती है, रिकॉर्ड होती है। अरे भाई या तो तू मेरी अकाउंटिंग उड़ा देगा आज। अबे भाई, कौन सा IFRS है ये? कौन पढ़ा रहा तुझे? अबे तो वो तो IS 38 का नोट तो वैसे ही आता है।
इसमें इसका क्या ताल्लुक है यार? तुम्हें जो बताया है पहले वो तो सही कर लो। मैं नोट की, अच्छा इसमें तुम्हें नोट का बोला कि नहीं दिया? अबे तो कुछ भी नहीं करना ना। ऐसे तो इसमें बाकी चीजें भी नहीं दी है, सब अज्यूम करेगा। मैं बोलूं कैश फ्लो गलत बना हुआ है, एक मिनट रुक जा, अब मेरी बात का जवाब देगा। मैं बोलूं कैश फ्लो गलत बना हुआ है, मेरी बात, हाँ तुम भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हो। जब वो कुछ नहीं कह रहा मतलब वो सही है। बात समझ आ रही है भाई? अगर तुम्हारा किसी से निकाह हो रहा है तो वो बोले बंदी चरस लगाती है, तो तुम क्या सोचोगे इसे चरस लगाती है? हो सकता है कुछ और भी हो। तो तुम्हें उतना करना है जितना तुम्हें बताया गया है, सही है? तुम पे चरस पे फोकस करोगे, तुम्हारी कोशिश ये होगी कि उसके वालिदैन से बोलो कि चरस छुड़वाओ। तुम्हारे पास आ गई, तुमने बोला ये तो कुछ और भी निकला, तू समझेगा बाद में इधर। अच्छा भाई, तो खैर भाईजान जो दिख रहा है पहले वो तो सही कर ले, सही है? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब तो ऐसे तो पता नहीं सवाल में बैठा हुआ ईशान नंद किशन अवस्थी बना, कैश फ्लो भी हिल गए होंगे इधर जा रहा, क्या कर रहा है भाई? जो है वो कर ले सही इधर। अच्छा भाई, ये अच्छा भाई वो कह रहा है मैं आपका स्टूडेंट तो नहीं था, पर आपको देख के लगता है कि ऑडिट तो मुझे आता ही नहीं है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने ज्वाइन नहीं कर सका। तो मैं आपको कह रहा हूँ इसमें आपको कोई कसूर नहीं है, आपका सिर्फ कसूर ये था कि आपने सही तरीके से समझा नहीं, किसी से भी पढ़ा, समझना आपका मकसद है, सही है? अब उसको सही कैसे करना है, जितने भी सेशन है मेरे पुराने करंट आगे जो चलेंगे वो ले लो, इतनी गारंटी देता हूँ तुम्हें सोचने की सलाहियत आ जाएगी, वो हो जाएगा। तो जो भी तुमने क्लासेस लिए हैं वो रिस्पेक्टेड हैं, वो समझ आती हैं, उसको अप्लाई करना मैं सिखा देता हूँ। क्योंकि जहाँ से भी लेते हो जो भी क्लास है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता, हर टीचर अच्छा होता है, अपनी एफर्ट डालता है। मुझ में और बाकी में सिर्फ ये फ़र्क होगा कि मैं प्रैक्टिकलिटी से 2 गुना आगे कनेक्टेड हूँ बस, तो वो मैं सवाल में डाल देता हूँ, और जो कि एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर नाउ डेज, बस इतना सा फ़र्क है। तो तुम उससे फ़ायदा उठा लो बस, जानी, और कुछ भी नहीं है, सही है? तो ये हो गया। सर वी कंक्लूड दैट मिस स्टेटमेंट्स परवेसिव एंड रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफर्ट्स, तो डिस्क्लेमर क्यों नहीं होगा? अभी आगे आएंगे ना, अभी आगे आएंगे ना, अभी क्या खत्म हो गया? अभी तो डिस्कशन कर रहा हूँ, ये अलग से नया IFRS खोल के बैठा हुआ है, वो वहाँ निकल जाते हैं हम, सही है? अच्छा, हफ्सा कह रही हैं सर प्रैक्टिस कैसे करें, बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बंच ऑफ 25 क्वेश्चन देता हूँ और आप घर पे, मैं घर पे, मैं वैसे कह रहा हूँ, वो आपसे होंगे अल्लाह की कसम। क्योंकि मैं पता है क्या करूँगा, मैं आपको ICAW के सवाल निकाल के दे दूंगा, मतलब करो ACCA के भी दे दूंगा, चलो दोनों सवाल नहीं, पूरा बंच बना के देता हूँ अलॉन्ग विद सोल्यूशन। बताओ सही है? अच्छा, वो तो मैं वैसे तुम्हें दे देता हूँ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, वो वैसे ही कर लो, हमारा हिसाब किताब अलग चलेगा, सही है? चलो ये कर लेते हैं। हाँ नहीं, वो 25 सवाल से रिपोर्ट के कह रहा हूँ, पूरे कोर्स को कहाँ घुमाएंगे? 25 सवाल से रिपोर्ट के कह रहा हूँ मैं कि हाँ ये सही है। मैं 25 सवाल तुम्हें निकाल के सिर्फ रिपोर्ट के दे देता हूँ, उसमें सिर्फ तुम बोलोगे बताओ ऑडिट रिपोर्ट में क्या इम्पैक्ट होगा, टकाटक खेलते रहना। तुम अपने आप को कितनी तसल्ली दे दोगे? इससे अच्छा अपनी अकाउंटिंग बॉडी के वही सवाल कर लो, वही हैं, पर मैं फिर भी दे दूंगा, मना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करो ना, सही है? ये मैं फिर भी दूंगा, सही है? सब्सटेंटिव के, हाँ सब्सटेंट अभी शुरू करते हैं ना, मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं दूंगा सवालात, कोई इशू वाली बात नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा एक्स्ट्रा सवालात, वो तुम कर लेना प्रैक्टिस, पर ये मेरे सेशन अलग चलेगा, सही है? अच्छा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम ये करते हैं कि हम सोचने का सलीका थोड़ा और इम्प्रूव कर लेते हैं, बस ये। अच्छा आगे, However, recognizing an expense of 4.4 million would turn a profit of 3.1 into a loss, so the matter is fundamental to। मुझे बता दो, मैंने तुमसे 1 घंटा बहस की है, सिर्फ इस पे की है कि यूजर को लगेगा मैं प्रॉफिट में हूं, जबकि बात खत्म हो गई। यही लिखा हुआ है, ये सिखाना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि अगर ऐसा है तो दोनों पहले बातें करना और फिर यहां तक पहुंचाना। डिस्कशन शुड बी एप्रोप्रिएट,
क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो यार। हाँ, आपके क्वेश्चन से लर्निंग होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, तभी तुम करा रहे हैं इधर। सर कंपनी एक्ट के मुताबिक रिपोर्ट करवा दें। जानी तुमसे नॉर्मल हो नहीं रही भाई। मुझे बात बताओ, मेरी माँ की कसम, अगर मैं कंपनी एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दे रहा होता तो रिपोर्टिंग कंसिडरेशन तो यही होती। नहीं आ रही बात समझ? नहीं आ रही है ना बात, या आ रही है बात समझ? भाई ये बता दो ऑनलाइन वालों, यार खुदा के बंदो, अगर मैं कंपनीज एक्ट की रिपोर्ट भी दे रहा होता तो ओपिनियन के लिए तो यही सोचता ना, बेसिस फॉर ओपिनियन में भी यही सोचता। कुछ अल्फाज उसमें एडिशनल आ जाते, पर जो एडिशनल आते तुम्हें उसकी पंचायत है वो तो याद कर लो। नहीं आ रही बात समझ? जो एडिशनल आएंगे उसको याद कर लो, जो जजमेंटल है उसको सीख लो, वो सिखा रहा हूं। क्लियर है भाई? पक्की बात है ना? क्यों लॉ के पीछे पड़ गए यार? भाई लॉ की रिपोर्ट में तुम्हें मैंने मार्क कराया था क्लास में कि भाई वो देखो कि ये फर्क है, ये एडिशनल है, बस इतना ही है उसमें, और कुछ भी नहीं। हाँ मैक्सिमम वो एक सवाल पूछ सकता है कि भाई ये दो रिपोर्ट्स हैं, इसमें बताओ क्या डेफिशिएंसीज है कंपनी एक्ट के हिसाब से, तुम्हें याद होगा तो लिखोगे ना। एग्रीड है? वो करना है हमें। अच्छा भाई ये मेरे ख्याल से ये जो पता नहीं क्यों चरसी भंगी के नाम से आया हुआ है, पहले इसका नाम है बाद में वालिद का। इधर सर अगर इस क्वेश्चन में वो ठीक कर ले मिस स्टेटमेंट। अच्छा मेरे को लग तो वैसे ये आराम रहा है, ये जिस तरीके से ये फजूलियात कर रहा है ना, ये लग हो ही रहा है, पर अगेन कह नहीं सकते। जो अपना और अपने वालिद का नाम चेंज कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अच्छा चलें, खैर अब भाई शेख साहब वापस आ गए, जिंदा हो गए। सर बस यही कंफर्म करना था कि जो आपने एसएमई वाला क्वेश्चन दिया था उसमें फ्रेमवर्क के डिस्क्लोजर का मसला था, इसलिए परवेजर था। मेरी माँ की कसम, यस, इसलिए मसला था। सही है? मतलब तुम लोगों ने आज सारे जो सबर के पैमाने लवरेज कर दिए हैं। सर पास पेपर को प्रायोरिटी दें, अच्छा पास पेपर को प्रायोरिटी दें या आपके सवालात को, पहले तो आप पास पेपर कर लें, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। सही है? पास पेपर कर लें आप, हो गया? आपको तसल्ली आ जाएगी मेरी अकाउंटिंग बॉडी के सवालात, और जिसने ये कोर्स पूरा मुझसे लिया हुआ है, मैंने तकरीबन पास पेपर कराए क्लास में, वो हुए। मैं कह रहा हूँ आप अपनी तसल्ली के लिए करें, मैं खुद कह रहा हूँ ना आपको, आप पहले टेंशन नहीं लेना, आप पहले वो कर लें, फिर आप आ जाएं इधर, फिर ये टेंशन शुरू हो जाएगी। पर ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ, नया सिनेरियो सोचने की सलाहियत दे देगा, बस खत्म, ये बात है। सही है? मैं हर क्लास में तो ये बता रहा हूँ, ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? हर क्लास में तो बता रहा हूँ तैयारी का तरीका क्या है। फिर एक ग्रुप पे बच्चा आता है कस्टमाइज बैच पे, सर आप बताएं आप आगे कैसे लेके चलें। अबे कल तो बताया था, तो एक दिन आगे वही चलेगा ना। 12 तारीख को बता रहा हूँ, 13 को फिर पूछो आगे कैसे जाऊं। वही बात है। मतलब ये तो अभी तो खैर बड़ा मुझ में वो सबर आ गया है, मतलब क्योंकि कभी के बाद तो ऐसी बात है, आप पेरेंटिंग होती है तो आप और सबर वाले हो जाते हो ना। वैसे तो मैं सीन बताता हूँ मैं, अब मेरा मतलब पहले बताया था नहीं बताया था तुम लोगों को, जब मैरिड नहीं था मैं और मैं स्टूडेंट भी था, तो मेरा कज़न आता था खाला के साथ, बताया था मैंने। भाई बोल रहा है स्लाइड वाला, छत पे बैठा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ, भैया फिसलूँ, मैंने कहा फिसल गया, फिर ऊपर आ गया, फिर बोल रहा हूँ बोल रहा फिसलूँ भैया, फिसल। अबे मेरे से क्यों पूछ रहे फिसलने को? अबे जाना वही है, निकल। ऐसी गुद्दी पे चमाट लगाई, मैंने अगली बार बोला नहीं, उसने फिसल। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। हाँ तो भाई मतलब बता दिया एक बार फिसल तो वहीं पहुंचेगा ना, रोज क्यों पूछ रहे हो? अब क्या करूं, एक दिन हो गया भाई मैं समझता हूँ टेंशन होती है, पर मैं कह रहा हूँ कि एक बार बता दो भाई, पूरी रिवीजन स्ट्रेटेजी बता दी, 4 घंटे वाली कहानी बताई थी कि 4 घंटे अगर दे रहे हो ऑडिट को, 3 घंटे लिखो, 1 घंटा रिवाइज करो। और क्या बोलूँ, फिर अगले दिन बोलूँ फिसल जा भाई, यही है। चलें सर, बाद में आपको बुरा लगा होगा। नहीं, बुरा नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजंस। अच्छा इधर देख लो प्लीज जानी। अच्छा पहले बताओ क्या ये आर्ग्यूमेंट समझ आया? देयर में बी एन आर्ग्यूमेंट फॉर इशूइंग अ डिस्क्लेमर ऑफ
एज अ सीनियर हैज़ डन, क्योंकि मैटर इज फंडामेंटल। क्लियर है? यहाँ तक मसला समझ आता है? हमने अभी डिस्कशन किया, आगे देखिएगा बहुत सारे बच्चों ने सही भी लिखा है इसमें, यही वाली चीज़ें जो आपकी रिपोर्ट के इश्यूज़ हैं। आप अपने आप को ऑनेस्टी से मार्क देना कि आपने जो गलतियां निकाली हैं उस पर कितने मिले। मटीरियलिटी पे जिसमें बात की है उसको मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे नंबर हो जाएंगे, जितना लिखा है उतने मिलेंगे। आगे, अच्छा भाई अब आगे इधर कंटेंट्स, द बेसिस फॉर ओपिनियन शुड बी शोन इमीडिएटली आफ्टर द। कितने लोगों ने सही लिखा था? वेरी गुड, लिखा था ये। वो जो इसकी क्लासिफिकेशन है जल्दी बता दो भाई। ये कैसे चौड़े हो गए बता रहे हैं? यस, मैंने लिखा था इधर। अच्छा भाई, फर्दर मोर द पैराग्राफ हेडिंग आर नॉट वर्डेड करेक्टली। ये कितने लोगों ने लिखा था? हेडिंग लिखा था। कितने लोगों ने नहीं लिखा था? हेडिंग में भंड मार दिया ना। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है, समझ आ रही है बात? तो ऊपर आ जाता है ओपिनियन की जगह डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और नीचे आता है बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसने तो मेरे ख्याल से अपनी कोई अल्फाज लाया ही है। सही है? अच्छा अब आगे, ISA 705 requires them to be headed basis for disclaimer of opinion and डन हो गया। आगे, the basis for opinion paragraph should be more precise. It should refer the relevant accounting standard, जो मैंने तुम्हें बताया। देखो भाई, तुम बोल रहे हो बेसिस फॉर ओपिनियन की बात हो रही है। बेसिस फॉर ओपिनियन में तुम्हें ये नहीं बताना होता कि मैं परेशान हूं कि क्या होगा। भाई तू घर की बातें क्यों बता रहा है? यहाँ पे अपनी बात बता के भाई फ्रेमवर्क के तहत ऑडिट कर रहा था, 38 के तहत नहीं हुआ। अगर हो जाता तो प्रॉफिट इतने से ऊपर चला जाता, ऐसे इतने से कम हो जाता, इक्विटी इतने से कम हो जाती, बात खत्म हो गई, निकल यहाँ से। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है मैं वैसे बताता हूँ। इन अकॉर्डेंस विद IAS 38, बेसिस बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बेसिस बता रहे हो। सही है? इन अकॉर्डेंस विद IAS 38, रिसर्च कॉस्ट इज नॉट अलाउड टू बी capitalized and development cost is allowed to be capitalized when certain conditions are met. We however have not been provided with the relevant information to conclude that whether the amount has to be capitalized or not. As a result we were unable to obtain. कैसे कनेक्ट हुआ? ये होती है ड्राफ्टिंग भाई। As a result we were unable to obtain. बात समझ आती है? एंड अगर तो हमें नहीं पता कि पॉसिबल इफेक्ट्स क्या होंगे तो वो आपने बताना होता है। देखो अब आगे क्या लिखा हुआ। अच्छा पहले मुझे बताओ कि ओवरऑल सीक्वेंस समझ आती है? समझ आती है बात कि बेसिस में क्या लिखना होता है? अभी आगे तुम कहते हो तो मैं ड्राफ्टिंग के ऐसे और सवालात कराता हूं ताकि आपका दिमाग खुले। अच्छा फिर इसमें कैम भी आएगा। अदर मैटर तब आएगा जब आप, हाँ अदर मैटर में आप ये बताओगे कि आपने विड्रॉ क्यों नहीं किया। बाय मैनेजमेंट में नहीं आता। अदर मैटर तो तब आता है जब आप बोलें कि आपने विड्रॉ कर लेना चाहिए था उस पे। आगे, it should explain the management did not allow the access to the result of scientific testing related to these costs and that the auditor therefore unable to determine whether the accounting treatment for the cost is correct or not. क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो यहां तक जानी। जिसने परवेजिव लिखा उसका पूरा गलत नहीं, जिसने परवेजिव लिखा उसका तो सही है ना। तो परवेजिव की तो बात कर रहे हैं आलिया, हम परवेजिव की बात कर रहे हैं। सही है, हम तो परवेजिव की बात कर रहे हैं। डोंट मिस इंटरप्रेट, हम परवेजिव की ही बात कर रहे हैं। सही है? अच्छा अब आगे, द पैराग्राफ शुड देन क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एसेट रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन 4 पॉइंट एंड दैट इफ दिस वर टू बी ट्रीटेड एक्सपेंस दिस वुड टर्न द प्रॉफिट इनटू लॉस और एक्सेट्रा। वही फाइनेंशियल इफेक्ट्स बताने होते हैं। और आप अगर अपने बुक को भी खोल के देखेंगे तो वो कहता है कि आप बेसिस फॉर ओपिनियन में इफेक्ट्स बताते हैं और या तो पॉसिबल इफेक्ट्स बताते हैं, जो भी व्हाटसोएवर द सिचुएशन इज। एग्रीड ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो मेरे बच्चों। हाँ जी जल्दी से सारे बच्चे। ओके अब आगे सुनते हैं, आगे सुनते हैं प्लीज इधर। तो वो ये कह रहा है ना कि अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, पॉसिबल इफेक्ट्स, तभी तो लिख रहा हूँ। अब मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं है ना। तो मैं कह रहा हूं ये वो अमाउंट है जिसका मुझे कोई भी एविडेंस नहीं है। और अगर ये पूरी भी एक्सपेंस आउट हो जाती तो क्या होता?
सही है, पॉसिबल इफेक्ट्स, सही है। अच्छा आगे, सही है, लेकिन और प्रैक्टिस करवाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे प्रैक्टिस। इधर द पैराग्राफ ऑल्सो कंटेन्स द अनप्रोफेशनल वर्ड्स वी आर वरीड दैट द एसिड मे बी ओवर इज नॉट अप्रोप्रिएट इन ऑडिटर रिपोर्ट, लैक ऑफ मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इज रेफर्ड इन द रिपोर्ट, ऑल्दो द ऑडिटर शुड हैव। अच्छा वो बोल रहा है इंटेग्रिटी की, मैनेजमेंट के बारे में रिपोर्ट में क्यों बता रहा है, ये तो तू अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी में कंसिडर कर कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर करने होते हैं, ऐसा ही है। अच्छा आगे, द ओपिनियन पैराग्राफ इटसेल्फ शुड यूज द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ड्स, जैसे कि स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर हैज बीन अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट दिस देयरफॉर अनेबल टू एक्सप्रेस एन, अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कब आता है, जब क्या होता है, डिस्क्लेमर। और हम भी किस पे कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप थीम देखें, थीम क्या थी पूरे सवाल की, कौन सा, तो हमने ये कर दिया ना, ऊपर लिखा ना IAS 38 बयान किया ना, ये रहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर करना चाहिए, बता तो दिया, सही है। हम भाई उसने तो रेलेवेंट फ्रेमवर्क लिखा हुआ था, हमने क्या बोला, फ्रेमवर्क की जगह आपने असल में बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड है। तो आउट ऑफ 15, हाँ भाई, आउट ऑफ 15 6 मार्क्स, 9 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6-7। अच्छा वो इस पे 6-7 इसलिए कि किसी ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिखा, सही है। आज का दिन और लो, अच्छे से रिपोर्ट रिवाइज करो, कल इससे थोड़ा सा और मुश्किल होगा, हो सकता है ड्राफ्टिंग भी आ जाए, पैरा को ड्राफ्ट करना होगा। एग्रीड है, डन है, ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो मेरे बच्चों। फिजिकल करा रहे हो ना तुम लोग, पक्की बात है, देख लो, बराबर, डन है, सही है। और अरे हाँ, कल तो छुट्टी भी, तो कल हम लंबी क्लास भी लगा सकते हैं, चलो डन, चलो ओके, डन हो गया।